फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, 100 हो या पढ़ाई भरपूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सौरभ कुमार निकेश स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जस्ट एग्जाम ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि संविधान के मौलिक अधिकार में कितने मौलिक अधिकार संबंधित है, कितने अभी शामिल हैं। जिस समय संविधान बनी थी उस समय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं और अभी वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो जिस समय संविधान का निर्माण हुई थी, जिस समय संविधान बनी थी, उस समय संविधान में मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थी, लेकिन फिर अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार लगभग 6 हैं। लगभग नहीं बोलिए, एग्जैक्टली 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार थी 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक समान सबका अधिकार संपत्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि अब संपत्ति के अधिकार में कि भारत के मूल निवासी जो हैं, अब वो जानेंगे कि भाई हमें भी मतलब टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसा हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी सुख शोहरत चाहिए, तो एक जैसा संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकती है। इसलिए 24वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क के शामिल में कर दिया है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो के आखिरी समय तक बने रहिएगा। आपको हम पूरी बारीकी रूप से व्यवहारिक ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस वीडियो से पूरी तरीके से भली भांति आप अपना ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या आप मौलिक अधिकार अपना जान पाएं कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा अधिकार क्या है। क्या हम भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? क्या हम भारत में समानता का अधिकार है या नहीं है? एक दूसरे को समान अधिकार मिलती है या नहीं मिलती है? क्या भारत में धर्म परिवर्तन का अधिकार है या नहीं है? क्या भारत में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है या नहीं है? तो ये सारा अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कि इस संविधान में मौलिक अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं जो हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए, हमारे मूल नागरिक के लिए काम में आती है। और आज हम कोशिश करेंगे कि संविधान के मौलिक अधिकार का कुछ भाग इसमें कवर करें और इसका सेकेंड पार्ट अगले दिन मिल जाएगी। तो संबंधित है कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, तो जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में सम्मिलित है। कॉपी और कलम में ले लीजिए और उसमें नोट्स कर लीजिए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में सम्मिलित है, यानी कि शामिल है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा का मतलब अखंड भारत राज्य की परिभाषा या फिर प्रांत की परिभाषा। जैसे में आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि बिहार, यूपी, झारखंड, जबकि ये गलत है। राज्य सिर्फ एक ही है, वो भारत है। अखंड भारत का निर्माण सिर्फ एक ही है, बार बार नहीं है, हर एक बार का अलग अलग नहीं है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको बोलना है भारत। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप किस प्रांत से हैं, तो आपको बोलना है बिहार, गुजरात, यूपी, झारखंड, यानी कि आप जिस राज्य से हम अपनी भाषा में जानते हैं राज्य, उसे ही मतलब दूसरा नाम दिया गया प्रांत। और हकीकत में नाम प्रांत ही है, राज्य तो सिर्फ एक ही है जो कि भारत है। तो राज्य की परिभाषा में इसमें आती है कि इसके लिए कुछ कानून और नियम प्रावधान बनाए गए हैं। कानून जो बनाए गए जाते हैं वो विधायिका के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो विधायिका का काम होती है कानून बनाना और कार्यपालिका की काम होती है कानून को बनाया हुआ कानून को लागू करना, किसके ऊपर? जनता के ऊपर। और न्यायपालिका की काम होती है कानून के आधार पर न्याय दिलाना। जैसे कि अगर किसी के साथ छेड़खानी हुई है या रेप हुई है, तो किसके आधार पर मिलेगी फैसला? कानून के आधार पर। फैसला तो कार्यपालिका नहीं सुनाएगी, विधायिका भी नहीं सुनाएगी। आप भी जानते हैं कि फैसला कोर्ट सुनाती है, या बोले क्यों न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों कोर्ट में से कोई एक कोर्ट मतलब आपको फैसला सुनाई जाती है कि आप स्वतंत्र रूप से बरी कर दिए जाते हैं या स्वतंत्र रूप से आप कानून के हिरासत में आ जाते हैं।
तो राज्य की परिभाषा में आपको 3 भाग याद रखना है कि राज्य की परिभाषा में सबसे पहले राज्य के मूल नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी संरक्षण होती है, उनकी देखभाल करने के लिए अपना एक कानून और नियम बनाया होता है, और उस कानून और नियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी होती है तो जो छेड़खानी करने वाला पर्सन है उसके साथ भी कानून छेड़खानी करेगी, उसके साथ जनता छेड़खानी नहीं बल्कि कानून छेड़खानी करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि आपने कानून के विरुद्ध काम किया है। तो कानून को चलाना और इशारा को सम्मत करके रखना ये न्यायालय की काम होती है, संसद की नहीं होती है। बहुत से लोग आपको मतलब उलझने फंसाते हैं कि संसद कानून का निर्माण तो संसद करती है। अरे भैया, कानून का निर्माण तो संसद करती है, लेकिन संसद में किस भाग के करती है? तो विधायिका करती है, कार्यपालिका नहीं। विधायिका जो है कानून निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका जो है कानून को कार्यपालिका जो है कानून को लागू करने वाली है संस्था है कि पूर्ण रूप से लागू करती है जनता के ऊपर। तो कार्यपालिका से मतलब समझ में आती है कि कार्य मतलब काम, पालिका मतलब जिस काम को, यानी कि जिस काम को पालन किया गया कार्यपालिका नहीं, जिस कानून को पालन करवाना या किया गया ही कार्यपालिका है। राइट। तो आप मुझे पूरा विश्वास है आपसे कि आपने राज्य की परिभाषा से अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हो गए होंगे। नेक्स्ट में अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण विधियां। मूल अधिकारों से असंगत का मतलब क्या होती है जी? असंगत का मतलब गैर संवैधानिक, जो संविधान में उल्लेखित है लेकिन वह पूर्ण रूप से जनता के ऊपर लागू नहीं है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार जो है संविधान में उल्लेखित है, लिखित भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि संपत्ति का अधिकार सबके लिए समान नहीं हो सकती। जो जितना मेहनत करेगा, जो अपना माइंड को अप्लाई करेगा, उसके पास उतना ही संपत्ति आएगी। ऐसा नहीं कि एक गरीब बोले कि हमें अंबानी इतना संपत्ति चाहिए, हमें अंबानी इतना लग्जरी चाहिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया। राइट। आगे देखते हैं, अगला में है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक है कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता मतलब भी होता है बराबर, समानता मतलब भी होता है बराबर। यानी कि किसी एक अगले पर्सन को संस्कृति कार्यक्रम के लिए, जैसे अपने गांव में नाच का मतलब गान होती है, तो अगर कोई एक पर्सन कर सकता है तो सब कोई कर सकता है, क्योंकि समानता के अंतर्गत सब लोग आते हैं। यानी कि समानता का मतलब होती है सबके समान नजरों से देखा जाना। ऐसा नहीं है कि एक जिला अधिकारी किसी दुर्गा पूजा के लिए कोई जुलूस उठाया गया तो हिंदू समाज वाले लोग को मतलब वो फ्री दे दें कि आप पूर्ण रूप से आप अपना जुलूस लगाइए, और मुस्लिम वालों लोग को नहीं देंगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगी, भेदभाव होगी। और इस भेदभाव को दूर कौन करता है? आपका मौलिक अधिकार 14 से 18 तक, यानी कि समानता का अधिकार से छुटकारा दिलाती है। तो विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून और नियम के अनुसार सब लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कानून के नियम में किसी के लिए कुछ कानून है, किसी के लिए कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी कानून और नियम बनेगी, जो भी संविधान में कानून और नियम को अल्पीकरण किया गया है, बनाया गया है, वो सबके लिए समान है। किसी के लिए भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन का भाव बिल्कुल नहीं है। आगे हम आते हैं अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ना आप किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना आप किसी धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना आप किसी के साथ मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या जन्म स्थान के पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में कि आप अपना स्वतंत्र रूप से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपना स्वतंत्र रूप से कहीं जन्म पा सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से किसी विरासत में जा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संविधान जब हमें पूरी तरीके से आजादी कर रही है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जब हम अपना अधिकार दे रही है कि धर्म हो, मूल्य वंश हो, जाति हो या लिंग हो या जन्म स्थान हो, ये सबके समान मतलब होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव क्या है? निषेध है, यानी उस पर मतलब प्रतिबंध है कि आप किसी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ना धर्म के साथ नहीं करेंगे, ना मूल वंश के साथ, ना जाति के साथ। जिनको जहां जाना है वो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, उसमें किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होती है? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव। जैसे कि आप मुसहर परिवार से उठा लीजिए, तो मुसहर बेचारे मतलब उनका रहन सहन तो पता है मुसहरी जैसी होती है, बिल्कुल मतलब इस तरीके से होती है कि जो उनसे साफ सुथरे वाले लोग रहते हैं उनसे मतलब बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो जाति के आधार पर या किसी पहनावा के आधार पर या किसी अपना पहचान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या किसी मूल वंश के आधार पर यानी किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 में क्या बोलती है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत बिल्कुल मौलिक अधिकार में ही बता दिया गया कि इसका अंत होना चाहिए। ये किसी जाति मूल वंश के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब क्या? जो मतलब राष्ट्रपति का मिल जाती है, प्रधानमंत्री भी तो उपाधि है, या किसी राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की, इट मीन्स उपाधि वो नहीं। अगर किसी को आप निगेटिविटी का उपाधि देते हैं कि गलत है, उसके खिलाफ में आप मोर्चा लगवाते हैं, तो उसके लिए आपको अंत करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 18 में आती है कि उपाधियों का अंत। आप किसी भी इंसान को उसके पहनावा से या उसके विचार से या उसके भाव से गलत साबित नहीं कर सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट से ही अधिकार देती है कि आप किसी के साथ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का अधिकार में कि आप अपने भारत के किसी भी कोना में पूरी तरीके से घूम फिर कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी भी कोना में जाकर के शादी कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 अगस्त 2019 के पहले क्या हम जम्मू कश्मीर में शादी कर सकते थे या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर वाले आपके यहाँ आकर के शादी विवाह, खेती बाड़ी, यहाँ पर व्यापार सब कुछ कर सकता था, क्योंकि वो भारत का अपना एक भाग ही है। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से प्रावधान बना दी गई थी कि आपके यहाँ भारत के कोई भी प्रांत से आकर के कोई भी काम धंधा नहीं करेंगे। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा सेक्शन 35A को जब हटाया गया, उसके बाद पूरी तरीके सबको सम्मिलित कर लिया दिया गया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी पर्सन मतलब भारत के हो, चाहे बिहार के, पंजाब का हो, झारखंड का हो, हरियाणा को जाकर के वहां शादी कर सकता है, जम्मू कश्मीर में जाकर के बस सकता है, जम्मू कश्मीर में जाकर व्यापार कर सकता है। ये कब है? 5 अगस्त 2019 के बाद। लेकिन उसके पहले नहीं, उसके पहले स्वतंत्रता नहीं थी, उसके पहले आप पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो स्वतंत्रता का अधिकार में ये है कि पूर्ण रूप से अपना काम बखूबी रूप से निभा सके, वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार में अपना अधिकार प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 19 में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य का मतलब क्या होती है कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनको जो स्वतंत्रता की आजादी मिलेगी, जो अन्य देशीय वाले जो नागरिकता लिए हैं भारत में आकर के, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो अन्य देशीय हैं, यानी विदेश के हैं, किसी दूसरे प्रदेश के हैं। तो जो दूसरे प्रदेश के रहते हैं, भारत में आकर के अपना नागरिकता लेते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ जीवन का अधिकार मिलेगी और कुछ फंडामेंटल राइट्स का कुछ अधिकार मिलेगी, सब अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो बात स्वतंत्रता के बारे में आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए तो भी कोई दोष है, उसके भी लिए तो भी कानून है कि आपके साथ कोई अपराधी करता है या आपके साथ मतलब कोई गलत काम करता है, लूटपाट करता है, आपके यहाँ चोरी चमारी कर लिया, आप रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में रोकवा करके आपसे लूट लिया गया, तो क्या हो गया? अपराधी है, दोषी है। तो उसके खिलाफ में जो केस दर्ज होती है वो अनुच्छेद 20 के तहत होती है, राइट। नेक्स्ट में है अनुच्छेद 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगर आपका कोई प्राण लेने के लिए तैयार होता है या आपको कोई धमकी देता है कि हम आपको मार देंगे, तो आपका ये मौलिक अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट्स देती है कि अगर आपको कोई धमकी देता है तो उस धमकी को जाकर के थाना में रिपोर्ट करवाइए, थाना में सनहा करवाइए कि फलाना ने मुझे धमकी दिया है कि हमारे प्राण के लिए खतरा है। तो आप मतलब
अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक प्राण की स्वतंत्रता का, अपनी प्राण के संरक्षण के लिए जाकर के थाना में आप केस दर्ज करवा सकते हैं। अगला में अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। जैसे कि आपके घर में कोई चोरी कर लिया या आपका कोई सर फोड़ दिया, तो जब आप थाना में केस दर्ज करवाएंगे तो उसे मतलब कुछ गिरफ्तारी के लिए, कुछ मतलब विरोधी के लिए, कुछ अपराध के लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा बवंडर नहीं किया। बहुत ज्यादा बवंडर का मतलब होता है कि आपसे ज्यादा कोई लूटपाट करता है, तब उसे बहुत ज्यादा सा बवंडर बोला जाएगा। बट यहाँ पर है कि छोटी सी बात के लिए की जा रही है, यानी कुछ दशाओं के लिए। जैसे कि खेती बाड़ी में होती है कि इस आरी से उस आरी के तरफ अगर कोई अपना जमीन हड़पने के लिए चाहता है, तो सब कुछ दशाओं के अंतर्गत आ रही है। तो अगर आप उसके खिलाफ में अगर आप केस दर्ज करवाते हैं तो अनुच्छेद 22 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक चीज छूट गया, अनुच्छेद 21 में है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। प्रारंभिक शिक्षा में है कि भारत के जो मूल नागरिक है, नागरिकता नहीं, जो भारत के मतलब पैदाइश है, जिनका भारत में पूर्वजों से मतलब लोग मतलब चलते आ रहे हैं, तो उनको मतलब उनके बच्चे को 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। खान पान सारा कुछ रेख सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट के दे रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब को दिया हुआ रहता है, और डीएम साहब फिर आप प्रखंड वाले के बीडीओ साहब को देते हैं, और बीडीओ में फिर अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उस प्रखंड में कितने सरकारी स्कूलें हैं, उस स्कूल के आधार पे आपको मतलब सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि सुविधा तो प्रदान की जाती है, लेकिन रियलिटी में ये सुविधा सिर्फ कुछ दलित के पास या कुछ जो दुर्व्यापार कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास रह जाती है। दलित के पास कुछ इसलिए दे दिया जाता है ताकि उससे जब पूछा जाए, कोई अगर सरकारी आदमी है उससे पूछा जाए क्या आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, तो बेचारे हाँ बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो ऊंचे तबके वाले जो लोग हैं, जिन्हें हर एक चीज के बारे में समझ है कि गलत क्या है सही किया है, तो उनको मतलब उतना नहीं दी जाती है। इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि अगर दे देने के बाद भी वो खिलाफ में आते हैं। खिलाफ में इसलिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें जो भी अधिकार फंडामेंटल राइट से मिलती है, मौलिक अधिकार से, वो 100% श्योर मिले, उसमें जिगजैग नहीं हो कि 80% मिले, 70% मिले, 60, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 से 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण करता है, अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, तो अनुच्छेद कितने के तहत आती है? 22 से 23 के तहत आप उसके खिलाफ केस करवा सकते हैं। जैसे कि आज अपने मतलब भारतीय समाज में जो हाथरस की समस्याएं हैं, रेप की समस्याएं हैं, काफी मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब शोषण हो रही है। तो शोषण में सिर्फ मतलब रेप ही नहीं होती है, शोषण के अंतर्गत शिक्षा भी आ रही है, शोषण के अंतर्गत किसान भाई भी आ रहे हैं, शोषण के अंतर्गत बिजनेस इंडस्ट्री वाले लोग रहते हैं, वो सब लोग भी आ रहे हैं। इस लॉकडाउन के महामारी में, कोरोना का महामारी में कितने लोग शोषण के से मतलब शिकार हुए हैं, कितने लोग का मतलब कंपनी बहुत रेड कर्व की ओर चढ़ गई। अगर यही 8-9 महीना अगर अच्छे से काम करते हैं तो उनका कंपनी का जो कर्व थी वो ग्रीन की ओर जाती है, बट मतलब रेड की ओर चलाई, तो वो शोषण का तो शिकार हुए ही हुए। तो शोषण का मतलब सिर्फ हाथ रस या रेप ही नहीं होती है, शोषण के अंतर्गत शिक्षा भी आएगी। आपका अपना जो जीवन का मौलिक अधिकार है, आप उसे लड़ करके लीजिए। जो छोटे छोटे बलात् मतलब जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो बलात् की जाती है, या जो छोटे बहुत कम उम्र के लोग होते हैं 8 से 9 वर्ष के लिए, उनको मतलब कंपनी में दाखिला करवा दिया जाता है, कंपनी में काम करवाने के लिए दे दिया जाता है। तो आप अगर चाहेंगे तो फिर उसके खिलाफ में आप केस दर्ज करवा सकते हैं। जब आप केस दर्ज करवा देंगे तो धारा 370 के तहत उस इंसान को 3 वर्ष के लिए कानून की हिरासत में ले ली जाती है। इसलिए ले ली जाती है क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कानून में स्पष्ट तरीके से कह दी गई है कि 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी, कारखाना या किसी होटल में काम करवाना सख्त मना है। अगर आप इस तरीके से करते पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 22 में है मानव के बलात्कार व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। बलात्कार तो हो ही रहे हैं, दुर्व्यवहार भी हो रहे हैं, बहुत से मतलब लड़कियों के साथ इतना छेड़खानी हो रही है, फिर भी वो अपना आवाज नहीं उठाते हैं। अपनी आवाज को खामोश रख करके, अपनी आवाज को अपने मस्तिष्क में अपने आप में तब्दील किए हुए हैं। अपने मम्मी पापा तक, अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं बोलते हैं
कि अगला इंसान हमें टॉर्चर कर रहा है। जब आपको अगला इंसान जब टॉर्चर कर रहा है, आपको अपना मतलब प्रतिषेध में यानी अपने चंगुल में फंसाने के लिए चाह रहा, तो क्यों नहीं आप उसके खिलाफ उतरते हैं? जब संविधान के मौलिक अधिकार जब आपको अधिकार देती है, तो आप अपना अधिकार क्यों नहीं लेते हैं? अगर आप अपना अधिकार नहीं लेते हैं तो इसमें संविधान के मौलिक अधिकार की या संविधान की कोई गलती नहीं है। इसमें अगर गलती है तो आपकी गलती है कि आपको अगर कोई 2 थप्पड़ मारे और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है आप मूर्ख हैं। लेकिन अगर आपको कोई 2 थप्पड़ मार के फिर मारे तो आप महामूर्ख हैं। अगर फिर मार करके वो आपको मारे तो आप एकदम निष्कपट हैं, बिल्कुल एकदम गिरे हुए इंसान हैं कि आप उसको मतलब सारा जो दुख है और जो कुंठा है उस चीज को आप सहन कर रहे हैं। तो आपके अंदर मानवता, इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने अधिकार को बिल्कुल भी लोगों से मतलब मांग नहीं रहे हैं, एकदम उसे छिपा करके एकदम समेटे हुए हैं कि नहीं हमें मतलब इतना में रहना है। आप उतना में रहिए, आपके ऊपर लोग दुर्व्यापार भी करेंगे, लोग आपके ऊपर प्रतिषेध करेंगे, ना जाने कितने तरीके से आपसे गलत गलत काम करवाएंगे और करने के लिए भी तैयार रहेंगे। नेक्स्ट में अनुच्छेद 23 में है कि विरुद्ध अधिकार कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध है। यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कंपनी या कारखाना में काम करवाने के लिए सख्त मनाही करती है। कौन करती है? अनुच्छेद 23 किसके तहत करती है? मौलिक अधिकार के तहत। फंडामेंटल राइट जब हमें अपना अधिकार दे दिया है तो आप भी अपना अधिकार ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका अपना सौरभ कुमार निकेश आपसे इजाजत लेता है। फिर मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार।